नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा एवीएल ट्री और उसको जावास्क्रिप्ट कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी सी थ्योरी से और जानते हैं कि एवीएल ट्री होता क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले एक प्री रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले दो वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को और बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। जो एवीएल ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो उसकी बेस है ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको डिफिकल्टी होगी कुछ टर्म्स को समझने में, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूँ, जैसे लीफ नोड, नोड, एजेस, ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगा टर्म्स, वो शायद आपको समझने में दिक्कत आए। तो अगर आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर और बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर का बेस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा जो मैंने बाइनरी सर्च ट्री के केस में भी दिया था, कि इमेजिन कीजिए आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे गए हैं और जब आप वहाँ पे मोबाइल कैटेगरी या किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो आपको एक फ़िल्टर मिलता है। इस फिल्टर में आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज के बीच के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं, बिहाइंड द सीन होता क्या है दोस्तों, amazon या फ्लिपकार्ट अपने डेटाबेस पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं वहाँ पे एक क्वेरी चलाते हैं और कहते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स ला के दो जिनकी प्राइस रेंज इसके बीच में है। राइट। अब वो क्वेरी फास्ट डेटा तभी देगी जब उस पर कुछ इंडेक्स लगा होगा। राइट, बिकॉज अगर करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकालने हैं, देन आपको एक क्वेरी, उस क्वेरी को बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ेगा और उसके अंदर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। राइट। लेकिन अगर आप इंडेक्स लगाते हैं तो वो क्वेरी बहुत फास्ट हो जाती है। और इन बिहाइंड द सीन इंडेक्स जो है वो एवीएल ट्री जैसी इम्प्लीमेंटेशन को यूज करता है, जो कि बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर बनी गई। ओके। एक यूसेज एग्जांपल है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कहाँ पे होता है। तो एवीएल ट्री डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस के इंडेक्सेस करने में होती है। और उसके अलावा फाइल सिस्टम, आपका फाइल सिस्टम जो है वो भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। अगर वो बहुत बड़ा फाइल सिस्टम है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है तो वहां पे भी आप एवीएल ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बाइनरी सर्च ट्री पे थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूँ आपका। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? बाइनरी सर्च ट्री वो सर्च ट्री है जिसके अंदर ईच नोड हैज एट मोस्ट दो चिल्ड्रन। तो बाइनरी का मतलब दो। तो ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के दो ही बच्चे हैं, बस मैक्सिमम दो। जीरो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते। और अगर दो बच्चे हैं तो एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है। ऑब्वियस है, जो लेफ्ट पे वो लेफ्ट चाइल्ड है, जो राइट पे वो राइट चाइल्ड है। अब लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स नोड विद वैल्यूज लेस देन द पेरेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेफ्ट साइड पर डेटा है वो पेरेंट से छोटा होगा और जो राइट साइड पे डेटा है वो पेरेंट से बड़ा होगा। सो राइट सब ट्री कंटेन्स नोड वैल्यूज ग्रेटर देन द पेरेंट। ये मैंने पिछले एग्जांपल में आपको क्लियर भी करा, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर भी करा था कि जैसे लेट्स से ये बाइनरी सर्च ट्री आप ये देखेंगे 10 एक रूट नोड है। इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड में 5 है, क्योंकि 5 10 से छोटा है। एंड देन 5 के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। और राइट साइड में 15 है, बिकॉज 15 10 से बड़ा है। राइट। सो बाइनरी सर्च ट्री अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा एक आपको। बाइनरी सर्च ट्री अगर आपने बनाना हो जिसके अंदर वैल्यूज हैं 10 5 3 7 15, तो कुछ ऐसा बाइनरी सर्च ट्री आपका बन के आएगा, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि कुछ वैल्यूज जो छोटी हैं पेरेंट से वो लेफ्ट पे जाएंगी और जो पेरेंट से बड़ी हैं वो राइट पे जाएंगी। तो ये है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको मैंने पिछले वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एवीएल ट्री पे। अब एवीएल ट्री की डेफिनेशन ये है कि एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री का एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर हम सेल्फ बैलेंसिंग करते हैं। अभी सेल्फ बैलेंसिंग क्या होती है? एक मैं अनबैलेंस ट्री बनाता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको सेल्फ बैलेंसिंग बैलेंसिंग बताऊंगा क्या होती है। अब देखो, अब मुझे ये 10 20 30 40 50 60 70 की वैल्यूज हैं, इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर में डालना है। कैसे डालूंगा? 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 मेरी एक नोड बन जाएगी यहाँ पे। मैं एक नोड बनाता हूँ और उस नोड में डालता हूँ 10।
ठीक है। तो अब आगे क्या है, आगे है मेरे पास कि मुझे डालना है 20। ठीक है। अब 20, अब ये मेरी रूट बन गई, ये क्या बन गया मेरा, रूट नोड। ये मेरा रूट बन गया। अब मुझे 20 डालना है। अब जो 20 है दोस्तों, हम चेक करेंगे कि वो 20 10 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है। तो 20 कहाँ जाएगा हमारा, राइट साइड पे। बड़ी चीजें राइट साइड पे, छोटी चीजें लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20। इसके बाद मुझे डालना है 30। तो रूट से स्टार्ट करेंगे। 30 10 से बड़ा है छोटा है, बड़ा, राइट साइड पे। राइट साइड पे पहले से ही नोड पड़ा है। तो अब मैं और नोड तो इधर नहीं डाल सकता, बिकॉज एक ही राइट चाइल्ड होगा। और क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में एक रूल है कि दो ही बच्चे हो सकते हैं, तो एक लेफ्ट एक राइट। और मुझे 30 डालना है, 30 राइट पे आ रहा है, तो राइट पे पहले से एक यहाँ पड़ा है, तो मैं यहाँ पे तो नहीं डाल सकता। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या 30 20 से बड़ा है छोटा है, बड़ा। ये इसके भी राइट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 30। अब मुझे 40 डालना है। अगेन 40 10 से बड़ा है, यहाँ पे है 40 20 से बड़ा है राइट साइड पे, 40 30 से ही बड़ा है। देन यहाँ पे मैं आ गया, ये हो गया 40, यहाँ पे आ गया। ठीक है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे 50 डालना है। अगेन सेम चीज, रूट से स्टार्ट करेंगे। 50 10 से बड़ा है राइट साइड, 50 20 से बड़ा है राइट साइड, 50 30 से बड़ा है राइट साइड, 50 40 से बड़ा है राइट साइड। बोम, यहाँ तक आ। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें राइट पे डालता चला जा रहा हूँ, देख रहे हैं। अब मुझे 60 डालना है। अगेन 60 भी इसके राइट पे आ जाएगा, 50 के 60 आ गया यहाँ पे। और 70 डालना है, 70 इसके राइट पे। अब ये जो ट्री है, इसको ध्यान से देखें, ये पूरा राइट की तरफ चलता चला जा रहा है। राइट, पूरा राइट की तरफ, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं इसके अंदर। राइट। अब ये जो है ट्री, दिस इज वेरी राइट हैवी। पूरा राइट साइड भरता चला जा रहा है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। राइट। और इस वजह से इसको मैं कहता हूं, इसको हम कहते हैं कि एक अनबैलेंस्ड ट्री है। इसमें बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि बहुत ही राइट है, इसका भार जो है राइट साइड पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे कम है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड ट्री है। ओके। अब इसी चीज को अगर मुझे बैलेंस करना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसी को ही रिप्रेजेंटेशन अगर बैलेंस में होती तो कैसे होगी। इसके लिए मैं 40 को अपना रूट बनाऊंगा, अगर इसको सही में बैलेंस करना है। राइट। सो 40 में दो चीजें यहाँ पे आएंगी, 20 और 40 से बड़ा है 60। अब यहाँ पे जो 20 है, उसके राइट साइड में मैं लूंगा 10 को, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में इससे बड़ी वैल्यू 30 को। सिमिलरली 60 के अंदर, 60 के लेफ्ट साइड में डालूंगा 50 को, और राइट साइड पे मैं डाल दूंगा 70 को। अब इन दोनों ट्रीज को ध्यान से देखिए। ठीक है। इन दोनों ट्रीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ही राइट हैवी है, और ये ज्यादा बैलेंस्ड है। राइट, इसमें लेफ्ट और राइट में बराबर, लगभग बराबर बराबर, एक्चुअली लगभग क्या, पूरी बराबर सी ही वैल्यूज है। राइट। कहीं हैवीनेस एक तरफ पे ज्यादा नहीं। ये एक बैलेंस्ड ट्री है, ये एक अनबैलेंस्ड ट्री है। राइट। ये एक एक्सट्रीम सिनेरियोज है में से, ये एक्सट्रीम सिनेरियो ऑफ अनबैलेंस्ड ट्री है, एंड दिस इज एक्सट्रीम सिनेरियोज ऑफ ऑफ बैलेंस्ड ट्री है। राइट। रियलिटी में कुछ चीज के बीच में ही होती है। कि थोड़ा सा कोई साइड अनबैलेंस होगी, कोई साइड बैलेंस होगी, बीच में कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये मैं एक्सट्रीम केसेस दे रहा हूँ जहाँ पे एक्सट्रीम अनबैलेंस ट्री है, एंड देन दिस इज लाइक अ परफेक्ट बैलेंस ट्री जो आप बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। डाली जाओ इसके अंदर, यहाँ पे राइट साइड हैवी है, कोई नहीं, करी जाओ है राइट साइड हैवी, डालो वैल्यू और डालो, क्या फर्क पड़ता है इससे। इससे फर्क पड़ता है दोस्तों, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट्स की डेटाबेस रखते हैं, वहाँ पे जब फिल्टर लगाते हैं प्राइस का, तो वो इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इंडेक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वो जो चाहते हैं कि क्वेरी का रिजल्ट फास्ट आए। और क्वेरी का रिजल्ट तभी फास्ट आएगा जब उसका स्ट्रक्चर, उसका डेटा जो है इस तरीके से रखा गया होगा कि जल्दी से निकाल के लेके आ पाए जो सी वैल्यूज हमें चाहिए। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमने 70 को फाइंड करना है दोनों ट्री के अंदर। इस ट्री के अंदर 70 को फाइंड करना है, कितने स्टेप लगेंगे। और फिर मैंने इस ट्री के अंदर 70 को फाइंड करना है, यहाँ पे तो 70 लिखा ही नहीं, यहाँ पे है 70, ये रहा।
दिस इज 70। तो इसमें मैंने 70 को फाइंड करना है, कितने स्टेप लगेंगे इसको फाइंड करते हैं। हमेशा हम रूट से स्टार्ट करते हैं। 70 फाइंड करना है तो बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमें पता है राइट साइड बड़ी होगी, लेफ्ट साइड छोटी होगी। 10 से स्टार्ट करा, यहाँ आ गए, हमें 10 से पता चला कि हमें राइट पे जाना है, 20 मिला। फिर हमने कंपेयर करा, फिर राइट पे गए, फिर 30 से करा, कंपेयर करा, फिर राइट पे गए, फिर 40 से कंपेयर करा, फिर राइट पे गए, 50 से कंपेयर करा, फिर राइट पे गए, 60 से कंपेयर किया, फिर राइट पे गए, फिर 70 से कंपेयर करा, मिल गया। अब पता चल गया ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, कितने कंपैरिजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ कंपैरिजन पे मुझे वैल्यू मिली। ओके, अब यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये मेरी रूट नोड है, यहाँ से मैंने 70 को फाइंड करना है। ये 40 है, क्या 40, 70 40 से बड़ा छोटा, बड़ा राइट साइड पे गए, पहला कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। दूसरे कंपैरिजन पे है 60 से कंपेयर करा, बड़ा छोटा बड़ा, इधर पे आ गए। यहाँ पे आए 70 से कंपेरिजन मिल गया, वैल्यू सेम है 70 70। यहाँ से हम चले, कितने स्टेप कंपैरिजन हुए? 1 2 3। तो 7 स्टेप से मैं 3 स्टेप में आ गया। ऑब्वियसली ये फास्ट होगा सर्च करने में, रादर देन मैं इसको यूज करूँ। राइट, तो इसीलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत अनबैलेंस ट्री हो जाएगा तो कुछ सर्चेस जो कि अनबैलेंस साइड पे जा रही हैं वो स्लो होती चली जाएंगी। अब ये तो मैंने सिर्फ 7 ही एलिमेंट्स लिए हैं, इमेजिन करो करोड़ों एलिमेंट्स हैं। ओके, बहुत बड़ा ट्री है और अनबैलेंस्ड है, तो बड़ा ही रैंडम सा रिजल्ट मिलेगा। अगर अगर ऐसे ही कुछ सिनेरियो हो तो लेफ्ट साइड की चीजें जल्दी मिलेंगी, राइट साइड की चीजें लेट से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज राइट साइड अनबैलेंस्ड है, वहां पे ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं इस ढूंढने में। लेफ्ट साइड में थोड़े से आइटम होंगे तो जल्दी से मिल जाएंगे। राइट, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया तो क्या कॉन्सिक्वेंस आता है कि परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स, हमारी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। राइट, तो इसलिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि ये समझ आ गया कि बैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन बैलेंसिंग करते कैसे हैं? अभी हमारे पास ट्री है, मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा कैसे? ठीक है, सो इसके अंदर एवीएल ट्री ने अपनी एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और फिर बैलेंस लगाना। और इससे आपको पता चलेगा ट्री बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस फैक्टर हमें बताता है कि वो नोड, जिस नोड पे आप बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं, राइट, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। क्या मतलब, अगर मैं 10 पे लगाता हूँ ये फॉर्मूला तो मुझे पता चलेगा कि 10 की नोड बैलेंस्ड है या नहीं। 20 पे भी लगा सकता हूँ, 30 पे भी, तो वो नोड बैलेंस्ड है या नहीं, है फॉर्मूला बताता है। तो बैलेंस फैक्टर इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये है बैलेंस फैक्टर, बताता है कि लेफ्ट साइड की हाइट कितनी है। अगर मैं इधर आऊं, किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री पे क्या है? 20। ये एक सब ट्री है 20, अगर देखो ये पूरा एक सब ट्री, राइट। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इस सब ट्री की, इन दोनों की हाइट को माइनस करेंगे, तब हमें बैलेंस फैक्टर निकल के आएगा। और अगर बैलेंस फैक्टर -1 0 या 1 में से कुछ नहीं है, यानी कि ये वाली नोड अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस फैक्टर -1 0 या 1 निकल के आता है, कुछ नहीं करना, ट्री बैलेंस्ड है। अगर इसके -1 से छोटी वैल्यूज और 1 से बड़ी वैल्यूज, यानी कि -2 -3 -4 या 2 3 4, ऐसी कुछ वैल्यूज निकल के आ रही हैं, हमारा हमारी वो नोट बैलेंस नहीं है, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है एवियल ट्री ने जो जो हमें देता है बैलेंसिंग के लिए, बताने के लिए किस चीज को बैलेंस करना है या नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब मैं आगे कुछ स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाइट कैसे निकालते हैं, और फिर एक्सप्लेन करूंगा बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके अंदर हम हाइट को निकालेंगे, और मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूंगा जिसके अंदर मैं एक आपको ट्री रिप्रेजेंट करूंगा, और उसके अंदर आपको बताना है कि हर नोड की हाइट कितनी है। और फिर वैसे ही एग्जांपल्स कुछ बैलेंस फैक्टर के साथ भी करेंगे। एक मैं ट्री दूंगा, एवियल ट्री, और उसके अंदर मैं एक ट्री दूंगा, सॉरी, एक ट्री दूंगा, और उसके अंदर हम निकालेंगे कि उसका बैलेंस फैक्टर, हर नोड का बैलेंस फैक्टर कितना है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे हाइट को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हाइट की कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अगर आपको हाइट की कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो आप
बैलेंस फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसको ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री का जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि हाइट की कैलकुलेशन कैसे होती है। सो हाइट कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं। हाइट ऑफ एनी नॉन लीफ नोड, लीफ क्या होती है? लीफ होती है दोस्तों, जैसे मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर 10 जो है लीफ है। 10 लीफ क्यों है? क्योंकि लीफ के कोई बच्चे नहीं होते हैं, राइट। आगे कोई ब्रांचेस उसकी नहीं होती है, राइट। सो 10, 30, 50, 70 ये सारे लीफ नोड है। और नॉन लीफ नोड क्या है? वो नोड्स जिनके अपने अपने एक या दो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। ओके। सो फॉर एनी नॉन लीफ नोड, जिसके जो नॉन लीफ नोड है उसके अंदर हाइट ऑफ नोड इज 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है। सो जैसे अगर मुझे 40 की हाइट निकालनी है, दिस विल बी 1 प्लस मैक्स ऑफ 20 की हाइट कितनी है या 60 की हाइट कितनी है। तो पहले मुझे 20 की हाइट पता चाहिए, फिर मुझे 60 की हाइट पता होना चाहिए। दोनों की हाइट में जो सी मैक्सिमम हाइट होगी उसका +1 जो है वो रूट नोड की हाइट होगी। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूं, एक पेरेंट की हाइट है 1 प्लस उसके सबसे लंबे बच्चे की हाइट, राइट। सो अगर ये लंबा बच्चा है तो इसकी हाइट +1 हो जाएगी, अगर ये लंबा बच्चा है तो इसकी हाइट +1 पेरेंट की हाइट हो जाएगी। लीफ नोड ऑलवेज हैव अ हाइट ऑफ 1, राइट। सो लीफ नोड की हाइट हमेशा 1 होगी। क्यों? इसको फॉर्मूला से यही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस मैक्स ऑफ 0 0, बिकॉज इसका कोई बच्चा ही नहीं है। तो 0 ऑन लेफ्ट साइड, 0 ऑन राइट साइड, मैक्स ऑफ 0 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। सो लीफ नोड ऑलवेज हैव अ हाइट ऑफ 1। empty subtree, no nodes at all, is height is 0। क्या मतलब? एक स्पेशल केस है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ कि भैया 10 की हाइट कितनी है। अब 10 की हाइट करने के लिए यहाँ पे तो मुझे हाइट मिल गई, 20 की मैं निकाल लूंगा, लेकिन लेफ्ट पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाइट होएगी 0। ओके। सो ये चीज जाननी जरूरी है कि अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है कि कोई एक नोड सब ट्री पे आए हैं और उसका लेफ्ट या राइट साइड मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वहां पे आप 0 हाइट मान के चलेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला ABCDEFG का HI, ये एक ट्री है और इसके अंदर हम हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इन रूल्स को यूज करेंगे और फिर हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द हाइट ऑफ नोड एच। एच की हाइट क्या है? मैंने यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर लिया है ताकि मैं आपको इधर भी एक्सप्लेन कर सकूं। अब एच जो है वो है हमारी लीफ नोड। ओके। तो हमारा रूल क्या कहता है? फॉर एनी लीफ नोड्स ऑलवेज हैव अ हाइट ऑफ 1, राइट। सो एच जो लीफ नोड है, लीफ नोड की हाइट क्या होती है? 1। सो एच की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके। अब सेम चीज अप्लाई होती है HIEFG के लिए। HIEFG ये सारे ही लीफ नोड्स हैं, इसलिए इन सब की हाइट क्या है? 1। सबकी हाइट 1। ओके। आगे चलते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ नोड डी? अब डी की हाइट क्या होगी, राइट। अब डी को समझने के लिए अब फॉर्मूला पे चलते हैं वापस। डी की हाइट क्या है? डी की हाइट क्या है? हाइट ऑफ नोड इज 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अब डी को जानने के लिए आ जाए, यहाँ पे आते हैं डी। अब डी की हाइट होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, डी इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ डी इक्वल टू 1 प्लस मैक्स ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ एच और आई। ठीक है। इन एच और आई में से जिसकी मैक्स हाइट है उसकी मैक्स हाइट ले लेंगे और उसमें 1 प्लस कर दो। तो हाइट ऑफ एच क्या निकाली थी हमने? 1। और आई की क्या थी? 1, राइट। दोनों लीफ नोड है। सो इन दोनों में से हम ले लेंगे, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 1। और यहां से हमारे पास 1 है, 1 प्लस इक्वल टू, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2। सो हमने जो हमारी जो हाइट निकल के आएगी डी की, दैट इज 2। तो डी की आउट होगी 2। अब नेक्स्ट चीज मैं चाहता हूं, और सेम सी के लिए भी है, सेम सी के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है कि सी के भी यहाँ पे दो लीव्स हैं, दोनों की हाइट 1 1, मैक्स 1 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो सी की हाइट भी 2। अब नेक्स्ट चीज मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, आप बी की हाइट निकालें
और पॉज करें वीडियो को और सोचें कि बी की हाइट क्या होगी। ओके, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो वैल्यू जो आपकी आई है वो सही है या नहीं। ओके, सो दोस्तों बी की हाइट है 3। क्यों है हाइट 3 बी की? तो अब हमने डी की हाइट निकाली है 2, डी इज 2, तो हमारा डी की वैल्यू आ गई थी हमारी 2, राइट। सो अब डी की वैल्यू 2 है, तो अब मुझे यहाँ पे सही नहीं आया, डी की वैल्यू इज 2। सो डी की वैल्यू 2 है हमारी, तो अब मुझे जो आगे जाना है बी पे, तो बी की निकालने के लिए मुझे डी की तो पता चल 2, ई की क्या है, ई लीफ है, ई की 1। सो बी की हाइट इज 1 प्लस मैक्स ऑफ 1 प्लस मैक्स ऑफ व्हाट, डी कॉमा ई। ठीक है, डी और ई में से किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? तो डी की हाइट मुझे पता है इज 2, ई की हाइट इज 1 बिकॉज ई लीफ नोड है। सो मैक्स ऑफ 2 एंड 1 इज, हमारे पास आ जाता है 2, एंड देन बनता है 1 प्लस 2। सो ये बन के आएगा हमारे पास 3 विच इज द हाइट ऑफ बी। सो बी इज 3। ओके, सो बी की हाइट होगी 3। अब सवाल आता है कि ए की हाइट कितनी है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पॉज कीजिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और जानिए कि देखिए क्या आपके आप इसकी हाइट को निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, चेक कीजिए प्लीज। सो अब नोट ए की मैं हाइट बताता हूँ। ए की हाइट इज 4। क्यों? क्योंकि बी की हाइट इज 3, एंड अब मुझे सी की हाइट चाहिए यहाँ पे। सो ए की हाइट कितनी होगी? ए ए की हाइट निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ए इज 1 प्लस मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ बी और सी। सो बी और सी का मुझे चाहिए। अब बी की जो हाइट है वो मैंने ऊपर निकाली हुई है। बी की हाइट इज मेरे पास 3 आ गई थी, तो यहाँ पे आ गया 3। सी की हाइट कितनी है? सी की हाइट मैंने पहले बताई थी कि सेम ऑफ सी, डी की हाइट जो है, सी की हाइट जो है वो है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2। और मैक्स ऑफ दिस इज, अगेन हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 3, और यहाँ पे मैं 1 प्लस कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। सो ए की हाइट मेरी निकल के आएगी यहाँ पे 4। हाइट ऑफ नोड सी ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सी के अंदर यहाँ पे दो लीफ नोड्स हैं, 1 1, मैक्स ऑफ 1 कॉमा 1 इज 1, एंड देन प्लस 1 किया, नोड सी की हाइट आ गई 2। ओके, सो इस तरीके से आप हाइट की कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला अनबैलेंस ट्री लिया है और इसके अंदर कहीं पे भी आप देखेंगे लेफ्ट नोड नहीं है, और यहाँ पे भी मुझे निकालनी है हाइट्स। तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द हाइट ऑफ नोड 50? 50 की हाइट, क्योंकि लीफ नोड है, हाइट होगी 1। अब आते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ नोड 40? 40 की हाइट कितनी है? अब 40 की हाइट इज मैक्स ऑफ हाइट ऑफ 50, एंड लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। तो रूल कहता है दोस्तों कि अगर लेफ्ट सब ट्री खाली है, एम्प्टी सब ट्री, नो नोड्स एट ऑल, हाइट इज 0। ओके, तो अब ये वाला हमारा रूल लगेगा कि अगर हमने नोड 40 निकालना है, तो 40 इज अगर 40 जो नोड है मेरी, 40 नोड, इसको ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, इस 40 नोड की हाइट इज 1 प्लस मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ 50। 50 क्या है? 50 की हाइट कितनी है? 50 वाले नोड की हाइट है 1, मैक्स ऑफ 1 कॉमा, अब यहाँ पे जो लेफ्ट है वो खाली है, खाली है तो 0 आएगा यहाँ पे, देन 0 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1, 1 प्लस 1, एंड देन ये बन के आएगा हमारे पास 2। सो 40 की हाइट हमारे पास आ गई 2। अब आते हैं हाइट ऑफ 30 क्या है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज खुद ही कैलकुलेट कीजिए रूल्स लगा के कि हाइट ऑफ नोट 30 कितनी होगी। ओके, सो हाइट ऑफ नोट 30 होगी 3। वाई? बिकॉज इट विल बी 1 प्लस मैक्स ऑफ 0 एंड 2। 0 क्यों? बिकॉज लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो 0, और राइट पे हमारे पास 40 है और नॉट 40 की हाइट 2 है। और 0 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है? 2, 2 प्लस 1 3, तो नोड ऑफ 30 की हाइट होगी 3।
व्हाट इज द हाइट ऑफ नोड 20? सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 + max of 0 and 3, 4 and 10, की कितनी हो जाएगी हाइट 5, बिकॉज 1 + max of 0, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, ये 20 की 4 है, 4 + 1, राइट। सो आई होप आपको हाइट कैलकुलेशन अब क्लियर होगी होगी कि हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे हम बैलेंस फैक्टर को निकालेंगे। तो समझते हैं बैलेंस फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि बैलेंस फैक्टर इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो लेफ्ट की सब ट्री की हाइट पता होनी चाहिए, राइट के सब ट्री की हाइट पता होनी चाहिए, इन दोनों को माइनस करोगे तो बैलेंस फैक्टर निकल के आएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड एच? अब एच का बैलेंस फैक्टर क्या है? अब दोस्तों एच पे हमारे पास ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, जब कुछ भी नहीं है तो 0 - 0 इज 0, तो इसका एच का बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। सेम गोज फॉर आई, सेम गोज फॉर एफ, सेम गोज फॉर जी। अब आते हैं ऊपर चलते हैं, डी का बैलेंस फैक्टर कितना है? अब डी के बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए हाइट ऑफ एच माइनस हाइट ऑफ आई। अब एच की हाइट कितनी है हमारे पास? हमें पता है लीफ नोड है, हाइट 1 होगी। सो एच की 1 है, आई की 1 है, 1 - 1 0। अब व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड बी? अब यहाँ पे आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि हाइट सॉरी बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड बी क्या है। सो दोस्तों बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड बी इज 1। वाई? बिकॉज डी की जो हाइट है वो है 2, ई जो है लीफ नोड है हाइट है 1, 2 - 1। ओके, आते हैं व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड ए की कितना है बैलेंस फैक्टर? तो अब ए का जानने के लिए हमें बी की हाइट चाहिए और फिर हमें सी की हाइट चाहिए, राइट। अब बी की हाइट कितनी है? बी की हाइट है हमारे पास, हमने कैलकुलेट करी है 2, और नो, बी की हाइट है हमारे पास 3, और जो सी की हाइट है वो हमारे पास है 2। बिकॉज क्यों है 2? बिकॉज इट्स लीफ नोड, एंड मैक्स ऑफ दिस लीफ नोड की 1 होती है, 1, 1, मैक्स ऑफ 1, 1 इज 1, +1, तो सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 3 - 2, बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड ए इज 1। सो लास्ट में हमारे पास आता है बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड सी। अब सी का बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए हाइट ऑफ एफ माइनस हाइट ऑफ जी। हाइट ऑफ एफ क्या है? क्योंकि ये लीफ नोड है, हाइट इज 1। हाइट ऑफ जी, लीफ नोड अगेन, हाइट इज 1, 1 - 1 0। ओके, सो आई होप आपको हाइट एंड बैलेंस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आगे मैं इसी फॉर्मूले को ही जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोड के अंदर डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे उसके अंदर कैसे कोड के अंदर हम इस फॉर्मूला को डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एवीएल ट्री को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि एवीएल ट्री नाम से कोई ऐसी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, मीनिंग एवीएल ट्री का सपोर्ट जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट कुछ नहीं, तो हमें अपनी क्लास बनानी पड़ेगी एवीएल ट्री के लिए। और एवियल ट्री क्लास के अंदर हम कई सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है ऐड या इंसर्ट का ऑपरेशन, जिसमें जो ये कहता है कि आप मेरे ट्री के अंदर एक नई वैल्यू को इंसर्ट करें। अब ये एवियल ट्री जो है वो बना है ऑन द बेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। सो बाइनरी सर्च ट्री के बेस के ऊपर ये बना है। तो कई सारी इम्प्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च ट्री की और एवियल ट्री की 100% सेम है। और बाइनरी सर्च ट्री को, जैसे मैंने पहले बताया, पिछले वीडियो में मैंने कवर करा है, सर्च का ऑपरेशन 100% सेम है, ट्रेवर्सल का ऑपरेशन 100% सेम है, लेकिन ऐड एंड डिलीशन के ये दो ऑपरेशंस कुछ सेम है, लेकिन बहुत बड़े डिफरेंसेस भी हैं दोनों में। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस रखूंगा ऐड या इंसर्ट के ऑपरेशन के ऊपर, जिसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आके यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ avl.js करके। अब इस फाइल के अंदर मैं एवियल ट्री की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, एंड इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे चला के देख सकें। तो सबसे पहली चीज जो कि बाइनरी सर्च ट्री में मुझे चाहिए थी वो थी एक नोड। नोड क्या है? जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसी भी एक नोड को, जैसे 40 एक नोड है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक इसके अंदर लेफ्ट है, एक इसके अंदर राइट नोड है, उन दोनों के पॉइंटर हैं, अपनी वैल्यू है, और
एक और चीज हमारे पास है हाइट। अब हमें क्योंकि बैलेंसिंग करनी है तो हर नोड की हमें हाइट भी रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं एक नोड बनाता हूँ, क्लास नोड। अब क्लास नोड के अंदर मुझे चार चीजें चाहिए। पहले मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू लेगा, और इसके अंदर मैं कहता हूँ दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। अब मुझे दो चीजें तो सेम, और दो चीजें सेम है। लेफ्ट, लेफ्ट का में जो नोड है उसका पॉइंटर, जो राइट में नोड है उसका पॉइंटर, और चौथी चीज जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन एवीएल ट्री में चाहिए, वो है हाइट। बिकॉज हाइट हमें चाहिए बैलेंस फैक्टर निकालने की, जो हमें बताएगी कि ट्री बैलेंस है या नहीं है। तो दिस डॉट हाइट इक्वल टू, अब मैं नल ना लिख के वन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है अभी रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो हमारी लीफ नोड होती है, सबसे पहली नोड होती है, लास्ट की जो नोड होती है, उसकी हाइट हमेशा वन होती है। 10, 30, 50, 70, इन सब की हाइट जो है वन है। तो कम से कम हाइट वन तो होती ही होती है, तो मैं हाइट वन से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे कहता हूँ हाइट वन। ठीक है, तो ये हमारे पास नोड रेडी हो गई। अब मैं बनाता हूँ एवीएल ट्री की क्लास। उस एवीएल ट्री की क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मुझे एक चीज चाहिए वो है रूट एलिमेंट। कौन सा है रूट एलिमेंट? क्यों चाहिए? बिकॉज रूट एलिमेंट बताता है कि जो ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है हमारी रूट। दिस इज रूट। ठीक है, ये हमारा रूट है। तो मैं मेरे को हमेशा पता होना चाहिए मेरे ट्री का रूट कौन है, राइट? सो मैं अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा रूट अभी, जब नया नया ट्री बना है, कुछ भी नहीं है, रूट स्टार्टिंग में ना लो। ठीक है, तो अब मुझे ऐड को, इंसर्ट को न बनाना है। इंसर्ट को बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, बेसिक चीज, वो है हाइट और बैलेंस फैक्टर। ठीक है, अब हाइट और बैलेंस फैक्टर एक दो ऐसे फंक्शंस हैं हमारे, जो हमें ऐड करते टाइम पे जब इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगा ट्री, उस टाइम पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ हाइट का। हाइट का जो हमारा फंक्शन है वो एक नोड को लेगा, और फिर मुझे, अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो नोड है ही नहीं, ठीक है, अगर हाइट के, मैं इधर जाता हूँ डेफिनेशन पे, तो आप देखेंगे कि हाइट की जो मेरी डेफिनेशन है उसमें मैंने बताया था कहीं ये, कि इफ एम्प्टी सब ट्री नो नोड्स एट ऑल हाइट इज जीरो। तो अगर एम्प्टी सब ट्री, अगर कोई नोड नहीं है वहां पे, देन जो हमने रिटर्न करना है वो है जीरो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अगर एम्प्टी सब ट्री। लेकिन अगर एम्प्टी सब ट्री नहीं है, तो हर नोड अपनी हाइट खुद ही लेके चल रही है। यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है ना उसको, हर एक की हाइट में यहाँ पे डालू। ठीक है, तो ये है मेरा हाइट का हेल्पर मेथड, जो मुझे बता रहा है कि हाइट क्या है। अब आते हैं बैलेंस फैक्टर पे। बैलेंस फैक्टर का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उसी को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर भी एक नोड लेगा और कहेगा इस नोड का बैलेंस फैक्टर बताओ। अब बैलेंस फैक्टर का क्या कैलकुलेशन है? आ जाओ बैलेंस फैक्टर की कैलकुलेशन पे। तो बैलेंस फैक्टर की कैलकुलेशन कहती है बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। यही एग्जैक्ट चीज मैं यहाँ पे रखूंगा। सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट बैलेंस फैक्टर इक्वल टू दिस डॉट, ये हाइट का मैंने एक मेथड बनाया हुआ है ये वाला, इसको मैं कहूंगा कि नोड की लेफ्ट लो, और उसको माइनस कर दो हाइट ऑफ नोड की राइट। सो लेफ्ट माइनस राइट, नॉट डॉट राइट। राइट, यही है यहाँ पे। बैलेंस फैक्टर इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इस फंक्शन को मैंने कॉल करा, इसमें नोड का लेफ्ट दिया। नोड का जब लेफ्ट दिया तो ये क्या है? ये पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इसका लेफ्ट देता हूं तो इसका मतलब मैं 20 दे रहा हूँ, इसका राइट दे रहा हूं तो मैं 60 दे रहा हूँ। राइट, ये वाली नोड दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जो लेफ्ट साइड की नोड है उसकी हाइट निकालो, जो राइट साइड की नोड है उसकी हाइट निकालो, दोनों को माइनस करो, मेरे पास बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। इसको मैं अब रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न बैलेंस फैक्टर। ठीक है, अब आता है मेरा ऐड का ऑपरेशन। ठीक है, अब ऐड के ऑपरेशन में क्या है? ऐड को एक वैल्यू दे मिलेगी कि इस वैल्यू को ऐड करो। ठीक है, अब ऐड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा रिकर्शन का। ओके, रिकर्शन क्यों इस्तेमाल करूंगा? बिकॉज कोई भी आप
बाइनरी सर्च ट्री या नॉर्मल ट्री ले लें, नॉर्मल ट्री को आप डिवाइड कर सकते हो सब प्रॉब्लम्स के अंदर, यानी कि ये एक बड़ा ट्री है, इसके अंदर ये एक सब ट्री है और ये दूसरा सब ट्री है, और इस सब ट्री के अंदर ये अपने आप में एक ट्री है, ये अपने आप में एक ट्री है, ये अपने आप में ट्री है और ये अपने आप में, राइट। सो आप डिवाइड कर, जब आप डिवाइड कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, वहां पे आप रिकर्शन लगा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक अपना इंसर्ट का मेथड और निकालूंगा, जिसको मैं लिखूंगा इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर मैं दो चीजें लूंगा, सॉरी, इंसर्ट के अंदर मैं दो चीजें लूंगा। पहली चीज मैं लूंगा इंसर्ट के अंदर नोड, जहां पे मुझे इंसर्ट करना है, और कौन सी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब मुझे जो जरूरी चीज ये है, मुझे निकालना है कि कहाँ पे मैं वैल्यू को इंसर्ट करूँ, राइट। स्टार्टिंग में तो मैं इधर डाल दूंगा रूट में, बट आगे फिर मुझे अपना पाथ निकालना है, जैसे कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में करा था, हमें पाथ निकालना है किधर जाना है और किधर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं करूंगा यहाँ पे कि मेरे लिए रूट को इंसर्ट करो, सबसे पहले मान के चलो कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो, जो भी हम नोड बनाएंगे वो उसको हम रूट को उसके ऊपर पॉइंट करेंगे, तो हम कह रहे हैं रूट की वैल्यू वो होगी जहां पे इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो कैसे होगा, वो इंसर्ट में होगा, वो आगे बताता हूँ। सो मैं कह रहा हूँ दिस डॉट रूट इक्वल टू, इंसर्ट करो कहाँ पे, दिस डॉट, यहाँ पे मैं रूट का जो है पॉइंट एड्रेस दे दूंगा, दिस डॉट रूट कॉमा, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं इंसर्ट करो नोड को, इस नोड से स्टार्ट करना है, ये ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करो, ओके। तो अब यहाँ पे इंसर्ट में मुझे क्या यूज करना है, अगर नोड की वैल्यू नहीं है, नोड की वैल्यू कब नहीं होगी, जब आइदर नोड एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि स्टार्टिंग में रूट की वैल्यू नल है, ये रूट नल दिया है हमने, तो जब मैंने यहाँ पे दिस डॉट रूट दिया तो इसकी वैल्यू नल है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर नोड की वैल्यू नहीं है तो क्या करो, देन हम हमने क्या करना है, अब हमने रिटर्न कर देना है न्यू नोड, जो हमने वो नोड का ऑब्जेक्ट बनाया ना, वो क्लास बनाई है ऊपर, इसी का मैं एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बना रहा हूँ और इसके अंदर इस वैल्यू को डालता हूँ। अब इससे क्या होगा, ऐड करने आए आप, आपने वैल्यू दी, वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे मेथड कॉल करा इंसर्ट, हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट है ये रूट, स्टार्टिंग पॉइंट रूट पे गए, ये रूट मिला ही नहीं क्योंकि नल है, देन इसने रिटर्न कर दी न्यू नोड, वो रिटर्न करके वो कहाँ साइन होगी, रूट के अंदर। अब रूट खाली नहीं होगा, राइट, तो स्टार्टिंग में रूट खाली होगा, ये वाला कोड चलेगा, रिटर्न कर देगा न्यू नोड को और यहाँ पे रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब और सिनेरियोस पे लेके चलते हैं। पहले इसको इसको इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको डाल ही देते हैं, कॉन्स्ट एवीएल ट्री इक्वल टू न्यू एवीएल ट्री, और एवीएल ट्री डॉट ऐड 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देते हैं अभी के लिए, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ नोड ट्री स्लैश एवीएल डॉट जेस। तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया है, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे रूट को मैं कंसोल देता हूँ तो आपको वैल्यूज दिखती चली जाएंगी जैसे। तो रूट को मैंने कंसोल लॉग किया, अब मेरे पास रूट आ गया, रूट पे क्या है, वैल्यू 10 पड़ी है, लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, हाइट क्या है, 1 की हाइट है क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट हाइट दी है 1, ओके। आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, सेम बाइनरी सर्च ट्री की तरह करना है, वैल्यू अगर अगर ये वैल्यू छोटी है नोड की वैल्यू से, ठीक है, छोटी वैल्यूज कहाँ जाती हैं, लेफ्ट साइड पे जाती हैं। अब मुझे लेफ्ट साइड पे चीज को इंसर्ट करनी है, तो नोड के लेफ्ट के अंदर दिस डॉट इंसर्ट, ये इसी इंसर्ट को कॉल करते हैं, किससे कॉल करना है, यहाँ पे लेफ्ट के अंदर जाना है, नोड डॉट लेफ्ट कॉमा वैल्यू, ठीक है। मैं सेम चीज कर रहा हूं जो मैंने रूट नोड के साथ करी थी, राइट, लेकिन अब मैं एक स्टेप फर्दर अंदर जा रहा हूं, राइट। सो नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू दिस डॉट नोड लेफ्ट डॉट। अब दूसरा केस क्या बनता है कि अगर
वैल्यू इज ग्रेटर देन, अगर बड़ी है, नोड डॉट वैल्यू के। अगर बड़ी है तो मुझे क्या करना है, नोड डॉट, नोड के राइट के अंदर घुसाना है, दो बार नहीं एक बार डॉट आना चाहिए। दिस डॉट इंसर्ट, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, नोड डॉट राइट के साथ, कॉमा, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट में भी घुसा दी, राइट में भी घुसा दी, दोनों जगह मेरी वैल्यूज चली गई। अगर बड़ी है तो राइट में चली जाएगी, छोटी है तो लेफ्ट में चली जाएगी। तीसरा केस है अगर वैल्यू बराबर है, राइट, यानी कि अगर मैं 40 के बाद 40 दोबारा इंसर्ट करने जाऊं, वैल्यू बराबर हुई, छोटी हुई, 20 डालने जाऊंगा तो लेफ्ट में चली जाएगी, 60 डालने जाऊंगा तो राइट में चली जाएगी, 40 डालने जाऊंगा बराबर है, देन हमें कुछ नहीं करना, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज हम नहीं डालते। ये बाइनरी सर्च ट्री का रूल है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती हैं। यहाँ पे अब हम रिटर्न कर देंगे इस नोड को, जो भाई कि हम कुछ नहीं करने वाले, सेम नोड वैसी की वैसी वापस चल जाए। ओके, तो यहाँ तक है दोस्तों, ये तो बाइनरी सर्च ट्री जे की इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ तक बाइनरी सर्च ट्री भी ऐसे ही चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस अब आता है वो ये है, सबसे पहले तो हमें चाहिए हर नोड की हाइट, बिकॉज अब हमें चेक करना है कि वो ट्री बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड है। तो उसको चेक करने के लिए हम जाएंगे नोड डॉट हाइट, उसको डालने की नोड डॉट हाइट। हाइट की क्या डेफिनेशन है, हाइट की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, हाइट की हमारे पास डेफिनेशन है कि हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ नोड इज to height of a node is 1 plus max of height of left subtree comma height of right subtree। तो नोड की हाइट है 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स, किसकी मैक्स, दिस डॉट हाइट, पहले लेफ्ट की हाइट निकालो, नोड डॉट लेफ्ट, और फिर राइट की हाइट निकालो, दिस डॉट हाइट, एक नोड डॉट राइट, ठीक है। तो इससे हमारे पास हाइट निकल के आ जाएगी। और जब हाइट हमने डाल दी, अब नेक्स्ट चीज मुझे चेक करना है कि ये नोड बैलेंस्ड है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, बैलेंस फैक्टर से। तो हम यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट बैलेंस फैक्टर इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस फैक्टर, इसको बैलेंस ले लेते हैं, बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर क्या है हमारा, हमारे पास इस नोड को मैं दूंगा और इसका बैलेंस फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर जब हमारे पास निकलेगा दोस्तों, अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लीज ध्यान, फोकस बना के रखना। जब हमें पास बैलेंस फैक्टर आ जाएगा, अब बैलेंस फैक्टर के अंदर अब हमें नेक्स्ट चीज ये करनी है दोस्तों कि हमें ये चेक करना है कि ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है, और नहीं है तो हमें उसको बैलेंस करना है। अब ऐसे केस में जब ट्री अनबैलेंस्ड है, तो उस केस में हमें रोटेशंस करनी है। अब समझते हैं दोस्तों एवीएल ट्री में रोटेशंस क्या होती है। अब रोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रोटेशन हेल्प करती है कि इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस करने में, ठीक है। अब किसी भी ट्री के अंदर अगर मैं जाता हूँ, जैसे मेरा एक ट्री है और इसके अंदर इम्बैलेंस हो गया, जैसे ये राइट हैवी है बहुत ज़्यादा, इसमें राइट में चीज़ें हैं सारी, राइट। तो ऐसे ट्री के अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो इसके अंदर मुझे अगर इसको बैलेंस में लाना है तो मुझे कुछ चीज़ें मूव करनी पड़ेंगी, ताकि वो राइट की जगह लेफ्ट में है। और उन चीजों को मूव करने के ऑपरेशन को हम रोटेशन कहते हैं, कि हम इनको रोटेट कर रहे हैं, ओके। तो ऐसे रोटेशन आर यूज्ड टू रिस्टोर बैलेंस इन द ट्री, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। अब इनकी इन डेप्थ में चलते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है लेफ्ट रोटेशन। अब सवाल आता है कि लेफ्ट रोटेशन कब करते हैं। दोस्तों लेफ्ट रोटेशन हम करते हैं व्हेन अ नोड्स बैलेंस फैक्टर बिकम्स -2, ठीक है। अब -2 क्या मतलब हुआ, बैलेंस का क्या, बैलेंस फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव और -2 या नेगेटिव और -3 या नेगेटिव -4 कब आएगी, जब चीजें राइट में ज्यादा होंगी, तभी तो नेगेटिव होगा ना। जैसे 1 - 5 इज -4। अब -4 जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, वो क्यों -4 हुई, बिकॉज 5 बड़ा, और 5 क्या है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो अगर मेरा ट्री राइट पे हैवी है
तो मेरी वैल्यू -1 से ज्यादा हो जाएगी, जबकि occurs when node's balance factor becomes -2. ठीक है. Imbalance is caused by its right child's right subtree. So imbalance is caused by, अगर नोड ए है तो इसके राइट चाइल्ड के राइट सबट्री की वजह से इम्बैलेंस होती है इसके अंदर. और इसको राइट राइट केस भी कहते हैं, बिकॉज ये राइट साइड के राइट सबट्री की वजह से हैवीनेस यहाँ पे राइट साइड पे होती है और इम्बैलेंस होता है. राइट. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे केस में आप क्या करोगे, बी को नया रूट बना दोगे. इस सब ट्री का जो भी सब ट्री है उसमें आप बी को रूट बना दोगे, और फिर ए बिकम्स द लेफ्ट साइड. इसको ए को लेफ्ट साइड पे घुमा दोगे, यहाँ पे इसको लेफ्ट रोटेशन कहते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे ले आओगे इसको. ठीक है. तो ए बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी. बी ऐसे ए बन जाएगा. एंड सी रिमेन्स द राइट चाइल्ड ऑफ बी. सी जो है जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. चलो अभी इसको रोटेट लेफ्ट को कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं. यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं रोटेट लेफ्ट. रोटेट लेफ्ट के अंदर मुझे एक नोड मिलेगी. तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ 3-4 स्टेप्स हैं. मुझे इस नोड को लेफ्ट को रोटेट करना है. ठीक है. और मुझे इन रूल्स को फॉलो करना है, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे कुछ स्टेप्स कोड के अंदर लिखने पड़ेंगे. तो पहला स्टेप है मेक बी द न्यू रूट. अगर ये नोड है उसके अंदर उसका राइट चाइल्ड जो है बी है, देन मुझे इस बी को नया रूट बनाना है. तो वो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट न्यू रूट इक्वल टू नोड डॉट, नोड का कौन सा, राइट. नोड का राइट. अगर नोड है ए, ए को मुझे रोटेट करना है. तो ए आया, तो ए का जो राइट साइड है, नोड ए का जो बी, जो नोड ए का राइट साइड है उसको मैंने नया रूट बना. ठीक है. अब मेरे पास नया रूट आ गया. अब मुझे क्या करना है, ए बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी. अब ए को मुझे यहां पे लेके आना है. अब ये करने के लिए कुछ मुझे चीजें सोचनी पड़ेंगी पहले. क्या अगर ऐसा हो, अगर मुझे यही, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. मेरे पास ये है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे फिर मेरे पास है सी. ठीक है. और इमेजिन करो यहाँ पे मेरे पास डी भी. ठीक है. अब इस केस में मुझे अगर राइट रोटेशन करनी है, ए का यहाँ से बी है, बी के राइट पे सी है और बी के लेफ्ट पे डी है, यहाँ मुझे राइट रोटेशन करनी है. मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको तो नया रूट बना दिया, मैंने इसको नया रूट बना दिया. अब मुझे क्या करना है, इस डी को, मुझे ए को यहाँ पे लेके आना है. अब ए को यहाँ पे लेके आने के लिए पहले मुझे डी को एक टेम्प वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, कहीं ये छूट ना जाए बीच में से. उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट टेम्प, एक नॉट रैम्प, टेम्प इक्वल टू, टेम्प में मुझे क्या करना है, जो नया रूट है, ये नया रूट है मेरा बी, इसका जो लेफ्ट एलिमेंट है जहां पे ए ने आना है उसको मैं टेम्प में डाल देता हूँ. न्यू रूट डॉट लेफ्ट, इसको टेम्प में डाल दिया. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, अब ये टेम्प में आ गया. अब मैंने क्या करना है कि न्यू रूट के लेफ्ट साइड में मुझे ये नोड डालनी है, जो नोड अंदर आई है, यानी कि ए अंदर आई थी, तो मुझे वो इसका जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर मैंने ये नोड डाल. ठीक है. अब ये तो डर गई. अब इससे क्या हुआ, इससे मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया बी के. यहाँ पे तो सी वैसे के वैसे ही पड़ा है जैसे पड़ा था, इसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया. यहाँ पे ए आ गया. बट ये डी को कोई जगह नहीं मिली. अब डी को मुझे कहीं डालना, डी को मैं क्या डालूंगा, ए के राइट साइड में. क्यों डालूंगा, ए क्या है, नोड, नोड के राइट साइड में. क्यों डालूंगा राइट साइड में, क्योंकि ये पहले से ही इसकी राइट ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ था, यानी कि ये ए से बड़ा है. ए से बड़ा है तो ये राइट में जाएगा ए के, क्योंकि बाइनरी ट्री है ये हमारा. और बाइनरी ट्री का रूल है कि जो बड़ी चीजें होती है वो राइट साइड में जाती है. तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो नोड है इसके राइट साइड के अंदर हम टेम्प को डाल. ठीक है. तो पहला स्टेप, न्यू रूट इज नॉट डॉट राइट. फिर टेम्प के अंदर मैंने डाला जो मेरा नया रूट है उसके लेफ्ट पार्ट को. फिर मैंने जो यहाँ पे जगह खाली होगी उसके लेफ्ट के अंदर मैंने नोड को डाला. और फिर
जो मैंने यहाँ पे टेम्प निकाला था वो इस नोड के राइट साइड में मैंने उसको डाल दिया। अब ये तो हो गया। अब मुझे हाइट्स अपडेट करनी है, क्योंकि अब चीजें मैंने मूव करी हैं। ये चीज नीचे मूव हो गई तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, ए जो नीचे मूव हो गया इसकी हाइट कम हो जाएगी। सिमिलरली जो मैंने न्यू रूट, अब ये बी है, इसकी हाइट भी कम हो जाएगी, इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी, राइट। सो इसको भी मैंने चेंज करना, बिकॉज यहाँ पे एक नया ट्री बन गया है तो इसकी भी हाइट चेंज होगी। तो इन दोनों को भी मैं इन दोनों की हाइट को मुझे अब अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ नॉट डॉट हाइट इक्वल टू, नोड की हाइट क्या है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, जो, अब मुझे हाइट निकालनी, दिस डॉट हाइट ऑफ किसकी, जो मेरा नोड है उसका लेफ्ट, नोड का लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट होती है ना, और सॉरी, हाइट नॉट लेफ्ट माइनस राइट होती है, जो लेफ्ट की हाइट है और राइट की हाइट है उसमें से जो मैक्स निकालना है हमें, राइट। सो नॉट डॉट लेफ्ट और नॉट डॉट राइट में जो मैक्सिमम है उसकी हाइट मुझे यहाँ पे अब नई हाइट इसकी बन जाएगी। ओके। अब मुझे वैसे ही जो नया रूट है, नया रूट क्या बना है, बी, ये जो नया रूट मैंने बनाया है इसकी हाइट भी चेंज हो गई है, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इसकी भी सेम चीज है, न्यू रूट डॉट हाइट इक्वल टू 1 प्लस सेम चीज यहाँ जो मैंने करी है, बट ओनली डिफरेंस इंस्टेड ऑफ नोट डॉट लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यू राइट का लेफ्ट और न्यू राइट का, न्यू रूट का लेफ्ट और न्यू रूट का, राइट। एंड देन ये करके मैं कहूंगा कि मेरी जो नया रूट है वो अब रिटर्न, तो मैंने यहाँ पे एक रोटेशन लगा दी है, ये मेरी रोटेशन, मेरा एंड रिजल्ट ये बना। और अब मैं इस बी को वापस भेज रहा हूँ कि जो भी ए को रोटेट करना चाहता था, इस नोड को पूरे को, इस सब ट्री को रोटेट करना चाहता था, वहां पे अब बी जो है नया रूट है उस सब ट्री का, राइट, इंस्टेड ऑफ ए, बिकॉज मुझे रोटेशन करनी पड़ी है उसके ऊपर। तो ये तो है दोस्तों लेफ्ट रोटेशन। अब आते हैं राइट रोटेशन पे, बिल्कुल सिमिलर है कंसेप्चुअली लेफ्ट रोटेशन के। और राइट रोटेशन क्या कहती है, राइट रोटेशन अकर्स व्हेन अ नोड्स बैलेंस फैक्टर बिकम्स +2। सो नोड का बैलेंस फैक्टर +2, वहां पे -2 था, यहाँ पे +2, +2 का मतलब लेफ्ट साइड पे हैवीनेस हो रही है, तभी तो प्लस हुआ, राइट। इस तरह से आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर लेफ्ट माइनस राइट बैलेंस फैक्टर क्या होता है, ये होता है ना। तो बैलेंस फैक्टर इज लेफ्ट माइनस राइट, सॉरी, बैलेंस फैक्टर इज लेफ्ट माइनस राइट, दिस इज बी। तो पॉजिटिव का मतलब वो लेफ्ट की वैल्यू बड़ी होगी राइट की वैल्यू से, तो दैट्स व्हाई इट विल बी 2। एंड लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है यानी कि लेफ्ट की हाइट बड़ी है, लेफ्ट की हाइट बड़ी है मतलब लेफ्ट की तरफ इसकी इसका जो दबाव है, जो वेट है वो ज्यादा है, यानी लेफ्ट पे ज्यादा नोड्स हैं। और सो लेफ्ट पे ज्यादा नोड्स हैं एंड इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय लेफ्ट चाइल्ड्स लेफ्ट सब ट्री। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री की वजह से हमारा इम्बैलेंस कॉज हो रहा है। इसको लेफ्ट लेफ्ट केस भी कहते हैं, लेफ्ट साइड का लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट केस भी कहते हैं। और स्टेप्स इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, मेक बी द न्यू रूट, अगेन सेम चीज है, बी को नया रूट बनाओ, ए बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी, सो ए जहां पे है वहीं पर ही रहेगा, एंड सी बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ बी, सो सी यहाँ के इसके राइट साइड पे आता है। तो सी को आप देखो, इसको राइट तरीके से इसको रोटेट, इसी वजह से इसको राइट रोटेशन कहते हैं, यहाँ पे मूव हो गया है, राइट, इसकी रोटेशन यहाँ पे हो गई है। सो दिस इज रोटेटिंग टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड इसकी वजह से आउटपुट ये थोड़ा एक ये हमारा बैलेंस हो जाएगा ट्री, ऐसा कुछ हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इसी को आप कोड पे करके देखते हैं। सिमिलर कोड होगा जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो रोटेट राइट करते हैं यहाँ पे, रोटेट राइट पे हमें एक नोड मिली। अब हम नोड में क्या करेंगे, अगेन चीज हम कहेंगे कॉन्स्ट, हम एक नया रूट बनाना है, न्यू रूट, न्यू रूट क्या होगा, न्यू रूट इज जो भी हमें नोड मिली है उसका लेफ्ट, ये हमारा हमारा जैसे हमने बी को न्यू रूट बनाना है तो जो भी नोड मिली है उसका लेफ्ट, सो न्यू रूट इज नोड डॉट लेफ्ट।
अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये तो मैंने बना दिया इसको न्यू रूट। अब सी को नीचे लेके जाना है, लेकिन अगर ऑलरेडी बी के नीचे कुछ पड़ा होता हो, अगर बी के राइट के अंदर कुछ है तो उसको मैं टेम्प में डालूंगा, कॉन्स्ट टेम्प इक्वल टू न्यू रूट के राइट पे जो पड़ा है उसको मैं सेव कर लूंगा। अब मैं करूंगा न्यू रूट का जो राइट है उसके अंदर मैं नोट डाल दूंगा। न्यू रूट के राइट के अंदर नोट डालने का मतलब क्या हुआ, न्यू रूट जो कि बी है इसके राइट पे नोड यानी कि सी। सी बैलेंस नहीं है ना हमारा, सी नोड को हमने दिया है एज एन इनपुट, तो सी इसके राइट मैंने सी को डाल दिया। ओके, ये भी सही हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास टेम्प की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी नोड के लेफ्ट साइड। क्यों जाएगी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसलिए जाएगी क्योंकि ऑलरेडी जो है नोड के लेफ्ट में ही पड़ी थी, तो इससे छोटी होगी, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, तो नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू 10। अब हमें सेम चीज दोबारा से करनी है, नोड की हाइट हमने दोबारा से कैलकुलेट करनी है और न्यू रूट की हाइट हमें दोबारा से कैलकुलेट करनी है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू डॉट नोड डॉट हाइट वन प्लस मैट डॉट मैक्स ऑफ नोड डॉट लेफ्ट कॉमा नोड डॉट राइट। और न्यू रूट की हाइट क्या है, वन प्लस हाइट ऑफ न्यू रूट डॉट लेफ्ट एंड न्यू रूट डॉट राइट। तो ये हमारे पास राइट और लेफ्ट रोटेशन के लॉजिक हो गए। अब हम मैंने इसको यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास राइट रोटेट भी हो गया, लेफ्ट रोटेट भी हो गया। वैसे मेरे पास लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट रोटेशन भी है, उस पर बाद में आते हैं, अब पहले इस कोड में डाल देते हैं। तो लेफ्ट रोटेशन पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ, लेफ्ट रोटेशन कहते हैं इफ occurs when a node's balance factor becomes -2। अगर बैलेंस -2 का मतलब लेस देन, बैलेंस इज लेस देन -1। सो -1 का मतलब हुआ -1 से कोई भी छोटी वैल्यू होगी उसके अंदर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। एंड और दूसरी चीज जो ये कह रहा है, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन नोड डॉट राइट की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ये मैंने क्यों लिखा है, इम्बैलेंस कॉज बाय इट्स राइट चाइल्ड राइट सब ट्री। ठीक है, जो वैल्यू हम लेके आ रहे हैं अंदर, जो वैल्यू डालना चाहते हैं, वो अगर इधर कहीं पहुंच रही है तभी तो ये वाली राइट हैवीनेस आएगी, क्योंकि वो राइट साइड में गई है कहीं पे, और वो राइट साइड में गई है वो कैसे चेक करूं, वो चेक करने के लिए नोड की राइट की जो वैल्यू है, अगर जो वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है वो इससे बड़ी है, यानी कि वैल्यू इज ग्रेटर देन नोड डॉट राइट डॉट वैल्यू, अगर इससे बड़ी है देन बी के राइट साइड पे होगी वो। राइट, यही तो लॉजिक है पूरा बाइनरी सर्च ट्री का, कि बड़ी चीजें राइट पे जाती है, छोटी चीजें लेफ्ट पे जाती हैं। तो अगर जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो नोड के राइट की वैल्यू से बड़ी है, देन वो नोड के राइट पे है, यानी कि राइट राइट केस है। अब मुझे इसको लेफ्ट रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न दिस डॉट, मुझे यहाँ पे रोटेट लेफ्ट का, ठीक है, बिकॉज राइट, और रोटेट लेफ्ट किसको करना है, इस नोड को करना है। यही चीज मुझे आगे करनी है इफ, अगर मुझे जो राइट रोटेशन पे आते हैं, इफ अकर्स व्हेन अ नोड्स बैलेंस फैक्टर बिकम्स +2। सो इफ बैलेंस इज, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 1 एंड वैल्यू इज, अब वैल्यू क्या होगी, लेस देन नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू, नोड की लेफ्ट की वैल्यू से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड में आ गई इम्बैलेंस कॉज बाय लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री। तो मैं कह रहा हूं नोड के जो लेफ्ट में वैल्यू नोड है उसकी जो वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू है, तब ये वाले कंडीशन चलाना, दैट इज, अब इसके कम वैल्यू कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी। सो नोड के लेफ्ट की वैल्यू, वैल्यू जो है नोड के लेफ्ट के वैल्यू से कम है, देन मुझे क्या करना है, रिटर्न दिस डॉट रोटेट राइट। मुझे अब यहाँ पे राइट रोटेशन का लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब ये हो गया राइट रोटेट एंड लेफ्ट रोटेट। अब इसके अलावा मेरे पास दो और रोटेशन है, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। वो कैसे होते हैं, उस पे आते हैं। लेफ्ट राइट रोटेशन, अब लेफ्ट राइट रोटेशन अकर्स व्हेन अ नोड्स बैलेंस फैक्टर बिकम्स +2। ठीक है, तो पहला रूल है +2 होनी चाहिए। एंड इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय लेफ्ट चाइल्ड राइट सब ट्री। अभी हमने लेफ्ट का लेफ्ट देखा है, अभी और राइट का राइट देखा है, अब एक केस आया लेफ्ट चाइल्ड
राइट सब ट्री, अगर इस वजह से हो रही है इम्बैलेंस, यहाँ पे इस एंट्री ये हमने डाली है, इस वजह से इम्बैलेंसमेंट हो रही है, देन मुझे क्या करना है, मुझको लेफ्ट राइट केस कहते हैं, ऑफकोर्स लेफ्ट राइट केस। इसमें क्या करना है, परफॉर्म अ राइट लेफ्ट रोटेशन ऑन ए के ऊपर लेफ्ट रोटेशन चलाओ पहले। ठीक है, सो इसको चलाते हैं पहले, इसी को हम करके देख लेते हैं। अगर, क्या कहता है, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन वन, ये कह रहा है ना, +2 है, +2 इज ग्रेटर देन वन, एंड अब यहां पे होगा वैल्यू इज ऊपर वाले का ऑपोजिट, वैल्यू इज ग्रेटर देन नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू। अगर ये हो रहा है, नोड की लेफ्ट की वैल्यू से बड़ी है, तो अगर नोड की लेफ्ट वैल्यू से बड़ी है तो उसके राइट साइड पे आ जाएगी, तो लेफ्ट राइट केस हो गए। अगर ये केस है तो दो स्टेप्स है, पहले लेफ्ट रोटेट करो, फिर राइट रोटेट करो सी के ऊपर। सो परफॉर्म अ लेफ्ट रोटेशन ऑन ए। सो अब हमने क्या करना है, नोड डॉट लेफ्ट साइड पे हमने डालना है दिस डॉट, मुझे क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन, तो मुझे रोटेट लेफ्ट करना है, रोटेट लेफ्ट ऑन नोड डॉट लेफ्ट। ये कह रहा है ना वो, कि जो परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन ऑन ए, जो नोड के लेफ्ट है इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन लगाओ। सो नोड का जो लेफ्ट है इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन मैंने लगाया, और जब ये हो जाए देन वो कह रहा है परफॉर्म अ राइट रोटेशन ऑन सी, जो मेन नोड है उसके ऊपर राइट रोटेशन करना। सो दिस डॉट रिटर्न दिस डॉट राइट रोटेट, राइट रोटेट किस पे ऊपर करना है मैंने, राइट रोटेट ऑन नोड के ऊपर, नोड के ऊपर राइट रोटेट कर दो। ठीक है, सो इसको यहाँ पे भी समझ सकते हो आप, ये हमारा है परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन ऑन ए। सो जब हम इस पे लेफ्ट रोटेशन करते हैं ए के ऊपर, तो हमारे पास आउटपुट आता है सी के नीचे बी आ जाता है, और बी के नीचे ए आ जाता है, राइट। और फिर उसके ऊपर जब हम राइट रोटेट करते हैं तो बी रूट बन जाता है, और ए यहाँ पे आ जाता है, ये सी यहाँ पे आ जाता है। तो पहले लेफ्ट रोटेट करा, फिर राइट रोटेट करा, एंड उससे हमारे पास बैलेंस हो गया ट्री। लास्ट जो हमारे पास रोटेशन है वो है राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट। तो इसमें क्या होता है, अकर्स व्हेन अ नोड्स बैलेंस फैक्टर बिकम्स -2, यानी -1 से कम हो जाता है। इसको लिखते भी चले जाते हैं, इफ बैलेंस इज लेस देन, हमारे पास -1, तो -1 से कम है यानी कि -2 है, एंड imbalance is caused by right child's left subtree। ओके, सो राइट चाइल्ड के लेफ्ट, यानी कि जो हमारी वैल्यू है दैट इज लेस देन नोड के लेफ्ट में, जो बैलेंस इज कॉज्ड बाय राइट चाइल्ड, जो नोड के जो राइट में है उसकी वैल्यू से अगर वैल्यू कम है तभी तो वो लेफ्ट में जाएगी, तो राइट चाइल्ड लेफ्ट सब ट्री। अगर इसकी वजह से हो रहा है देन अब मुझे क्या करना, राइट लेफ्ट केस कहते हैं इसको, राइट लेफ्ट केस। स्टेप है परफॉर्म अ राइट रोटेशन ऑन सी, सो सी के ऊपर पहले राइट रोटेशन करो। सो राइट रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, सी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए बी सी, एंड देन उसके बाद परफॉर्म अ लेफ्ट रोटेशन ऑन ए। सो ए के ऊपर अब हम ओरिजिनल रूट के ऊपर एक हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा ऐसा, बी ए सी हमारा। ये लेफ्ट रोटेशन लगाया ना इसलिए नीचे आ गया, बी के नीचे आ गए, सो बी ए सी हमारे पास ये एक बैलेंस ट्री आ गया। तो इसको अब कोड पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो डॉट राइट इक्वल टू दिस डॉट, हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट रोटेशन लगाना है, राइट। सो रोटेट राइट, इसको रोटेट करना है राइट को, लेफ्ट नहीं, इसको राइट को रोटेट करना है, हमने हमने रोटेट करना है यहाँ पे राइट चाइल्ड ऑफ ए। सो राइट चाइल्ड ऑफ ए इज सी, सो नोट डॉट राइट को मुझे रोटेट करना, नोट डॉट राइट, और फिर जो आउटपुट आया उस पर मुझे फिर रिटर्न करना है दिस डॉट रोटेट। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट रोटेट, सो दिस डॉट रोटेट लेफ्ट, किसको लेफ्ट को रोटेट रोटेट करना है, इस पूरी नोड को जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये है दोस्तों हमारे पास सारे केसेस।
लेफ्ट रोटेट, राइट रोटेट, लेफ्ट राइट रोटेट, राइट लेफ्ट रोटेट। और जब ये सारी चीजें हो जाएं, और अगर मेरा ट्री ऑलरेडी बैलेंस था, बैलेंस नहीं था, तो ये बैलेंस करके ये रिटर्न कर देगा, ये भी रिटर्न कर देगा, ये भी रिटर्न कर देगा, और ये मेरे साथ चारों केस में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस है, तो जैसी नोड आई उसको हम वापस कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास इंसर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल प्रॉब्लम है ये। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका ब्रेन लॉजिक बिल्डिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको ट्राई करते हैं, और नहीं भी होता तो समझ समझ के ट्राई करते हैं, कैसे हो रहा है, लेफ्ट रोटेट कैसे हो रही है, राइट रोटेट कैसे हो रही है, कैसे चल रहे हैं। पॉइंटर के कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे अगर आपको पॉइंटर्स नहीं समझ आते। ये सारी चीजें आपको, ये इंसर्ट का एक मेथड दिमाग घुमाएगा। और अगर आप क्रैक कर पाए, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चलिए इसको अभी चला के देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कि ये इंसर्ट कर पाता है नहीं कर पाता। और यहाँ पे मैं अभी 10 को इंसर्ट करा है मैंने, 10 को इंसर्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक राइट हैवी ट्री डालता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और देखते हैं उससे क्या होगा। 10 20 30 40 50। अब ये अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री में डालता, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा निकल के आता, ऐसा राइट हैवी में होता है ना। अब मुझे इस देखते हैं बैलेंस कर पाता है नहीं कर पाता, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर रूट को मैंने प्रिंट भी कर दिया, तो मुझे दिख जाएगा। ओके, सो मेरे पास आउटपुट क्या है यहाँ पे, इसको बना के देखते हैं। ये लास्ट नोट पे हमें फोकस करना है। सो ये कह रहा है 20 जो है वो हमारा रूट है, 20 रूट बना है। तो इंस्टेड ऑफ 10 रूट बनाने के हमारे पास हमारा 20 रूट है। आज इसको चेक करते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास है 20, और 20 के लेफ्ट में है 10। सो 20 के पहले पहले 20 रूट है हमारा, 20 के लेफ्ट में है 10, बिल्कुल परफेक्ट, इसके लेफ्ट में आना चाहिए था। फिर हमारे पास है 20 के राइट में है 40। ओके, 20 के राइट में 40 है, ये भी सही है, बिकॉज 40 जो है वो 20 से बड़ा है। अब ये कह रहा है जो 40 है, 40 के लेफ्ट में है 30, 40 के लेफ्ट में है 30, और 40 के राइट में है 50, 40 के राइट में है 50। ठीक है, तो 10 20 30 40 50, यही वैल्यूज मैंने डाली थी। एंड अब ये कह रहा है ये ठीक है, 10 20 30 40। सो ये मेरे पास अब ट्री निकल के आया। सो इंस्टेड ऑफ 50, सो इंस्टेड ऑफ बहुत ही राइट हैवीनेस के, राइट हैवी ट्री के होने के, ये इसने इसको बैलेंस करने की कोशिश करी है, और मेरे पास जो बैलेंस ट्री निकल के आया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब इसमें और वैल्यूज डाल के देखिए, और इससे खेलिए कि ये सही में रोटेशन सही करता है नहीं करता, कहीं हैवीनेस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कुछ ज़्यादा तो नहीं होती। और वैल्यूज डालेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि ये बैलेंस है या नहीं है। ओके, सो ये था दोस्तों हमारे पास इंसर्शन का लॉजिक। और सबसे जो मुश्किल लॉजिक है उसमें इंसर्शन का ही मैं कहूँगा है, इस एवीएल ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब वापस चलते हैं, और अब हमारे पास और क्या क्या चीजें ऐड हो गया। सर्च, सर्च सेम है जैसे बाइनरी सर्च ट्री की थी, तो मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बस बाइनरी सर्च ट्री से इसको ले लूंगा। और सर्च कहाँ पे, एरी सर्च, तो सेम है। सर्च को यहाँ पे एवीएल के अंदर मैं डाल के यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि सर्च कैसे चलती है। तो इसको बस मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग सर्चिंग 50, 50 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो मैं कहता हूँ कि एवीएल फ्री डॉट सर्च 50, ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। और यहाँ पे मैं 60 भी डालता हूँ, 60 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 60 डालता हूँ, 60 में फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सही चला है तो चलाते हैं इसको। यहाँ पे तो 50 के लिए ट्रू कर रहा है, 60 के लिए फॉल्स कर रहा है, 60 मैंने डाली नहीं तो उसके लिए फॉल्स। ओके, ट्रेवर्सल एग्जैक्टली सेम है, मैंने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपको एक्सप्लेन करके दी थी। लेवल ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर,
ये चारों के चारों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं टाइम ना वेस्ट करूँ आपका। पुराना वीडियो जाके देखिएगा, पिछले वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट इज डिलीट। ओके, सो डिलीट भी एक अलग लॉजिक है इसका। डिलीट का लॉजिक भी अलग चलता है इंसर्शन की तरह। उसमें भी आपको लेफ्ट रोटेट, राइट रोटेट, बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगी, बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आप डिलीट हटाते हैं, बिकॉज क्यों करना पड़ेगा, लेट्स से ये ट्री है, अब मैंने यहाँ पे 40 को हटाता हूँ, अब मुझे चेक करना पड़ेगा इस 40 की हटाने की वजह से इम्बैलेंस तो नहीं हो गया ट्री, और हो गया है तो उसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा यूजिंग वन ऑफ दोस फोर रोटेशंस। तो डिलीट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट आउट। उसको ट्राई करें और अगर समझ आ जाए तो खुद ही इंप्लीमेंट करके देखिएगा, नहीं समझ आए तो कोड डिस्क्रिप्शन में है, उसको उस वहां से आप ले सकते हैं। तो डिलीट का लॉजिक होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चलिए डिलीट के लॉजिक को समझते हैं। आप डिलीट के लॉजिक को समझने के लिए डिलीट में क्या क्या स्टेप्स लेंगे आप, तो सबसे पहला स्टेप यह लेंगे, आपने उस नोड को फाइंड करना है जिसको आपने डिलीट करना है। उसको रिमूव करने के लिए कुछ चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर जिस नोड को आपने डिलीट करना है उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो उसका वो एक लीफ नोड है, तो इस एग्जांपल में हम लेते हैं, हमने 4 को अगर डिलीट करना है, इसका कोई बच्चा नहीं है, 4 को डिलीट करना है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो इसका पेरेंट है उसके लेफ्ट को नल कर दें और वो डिलीट हो जाए। अगर उस नोड का एक बच्चा है, ठीक है, इस जैसे जैसे हमने 5 को डिलीट करना है, उसका एक बच्चा है 4, देन हम क्या करेंगे, देन हम जिसको डिलीट करना है उसके पेरेंट को डायरेक्ट पॉइंट कर देंगे इसके पेरेंट के लेफ्ट को। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर राइट है तो राइट को, इस पेरेंट के लेफ्ट को डायरेक्ट पॉइंट कर देंगे 4 पे, और 5 को बीच में से हटा देंगे। ओके, सो ये हमारे पास केस हो गया। अगर हमने उस जिस नोड को डिलीट करना है उसका एक बच्चा है तो पेरेंट को डायरेक्ट वहां पे लिंक कर दो। तीसरा केस आता है कि अगर दो बच्चे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड केस। अगर और उसका लॉजिक क्या है, रिप्लेस द नोड विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, देन रिकर्सिवली डिलीट द सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो यानी कि अगर ये वाला केस है हमारे पास कि हमने 40 को डिलीट करना है और उसके अपने दोनों बच्चे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि किसको प्रमोट करके ऊपर लेके आए, और क्या होगा अगर 50 के अपने बच्चे हैं, 30 के अपने बच्चे हैं, तो उसके लिए एक लॉजिक दिया गया है, उसको मैं आगे समझाता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। और आपने क्या करना है, अपडेट करनी है हाइट्स को हमेशा, जैसे हमने इंसर्शन में करा था, हम इंसर्ट कर रहे थे, एंड देन रीबैलेंस करना है ट्री को। तो जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है ना दोस्तों, इंसर्ट करने के बाद ये वाला लॉजिक, नोड की हाइट को रिप्लेस करा, बैलेंस करा, ये बैलेंस करते गए, ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी अगर हमने डिलीशन करना है तो एवीएल ट्री के अंदर। बिकॉज जैसे आप डिलीशन करेंगे तो हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज होगा तो बैलेंस फैक्टर चेंज होगा, बैलेंस फैक्टर चेंज होगा तो हो सकता है ट्री इम्बैलेंस हो जाए, तो इसीलिए बैलेंस वापस लाना पड़ेगा उसका। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है, दो चिल्ड्रन वाला, उसके उसको समझते हैं। अब उससे पहले समझते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं हम, ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर, उसके बाद रूट नोड पे जाते हैं, और फिर ट्रेवर्स करते हैं राइट स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर इसको मैंने ट्रेवर्स करना है इन ऑर्डर से, तो कैसे कैसे वैल्यूज मैं निकाल के लाऊंगा, 4 पे जाऊंगा बिकॉज ये लेफ्ट का लेफ्ट है, देन 2 पे जाऊंगा, देन 5 पे जाऊंगा, देन रूट पे जाऊंगा 1 पे, देन 3 पे जाऊंगा। इसको मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है। यही लॉजिक से अगर हमें डिलीट करना है तो हमने सक्सेसर फाइंड करना है या फिर प्रीडिसेसर फाइंड करना है, अगर सक्सेसर नहीं है तो, कि जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसका सक्सेसर कौन है एज पर इन ऑर्डर ट्रेवर्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने 20 को डिलीट करना है जो रूट नोड है। सो नोड 20 हैज टू चिल्ड्रन 10 and 30, राइट, 20 के अंदर 10 और 30 दो चिल्ड्रन है, राइट। सो अब हम किसको 20 से रिप्लेस करें, चूज इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा इस केस के अंदर, तो अगर हम इन ऑर्डर की तरफ से जाएं तो हमारे पास जो नेक्स्ट सक्सेसर बन के आता है वो है 30। ठीक है, अगर आप पीछे जाओगे तो 3 जो है वो 1 के यहाँ पे जाएंगे, तो 3 जो है, अगर 1 को डिलीट करना है तो इसका सक्सेसर कौन है, जो
इसके बाद आ रहा है जो कि है 3। सो अगर मुझे 1 को डिलीट करना है तो मैं 3 से उसको रिप्लेस करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे डिलीट करना है 20 को, तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा 30 से। एंड जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरा एक नया ट्री बन के आएगा जिसमें 30 नया रूट बन जाएगा। एंड बाकी चीजें सेम हो जाएंगी, 40 और 40, क्योंकि इसका राइट है 30 का तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बट 30 ऊपर प्रमोट होके ऊपर आ जाएगा, 20 खत्म हो जाएगा, और ये 10 5 15 है ये सेम ही रहेंगे। अगेन कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिलीट में भी चला गया तो, ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। सो नहीं समझ आया तो कमेंट्स में डालिएगा, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। बाकी कोड मैं डाल दूंगा आपके लिए। यूसेज कहाँ कहाँ पे है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री के यूसेज हैं, डेटाबेस इंडेक्सेस में इसका यूज होता है, फाइल सिस्टम में इसका यूज होता है, राउटिंग टेबल नेटवर्क के अंदर जो आपका इंटरनेट की राउटिंग होती है उसके अंदर भी इसका यूज होता है। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको एवीएल ट्री क्लियर होए, और मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा नए डेटा स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू। नमस्ते।